हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने भारत का भूगोल अर्थात उसका सामान्य परिचय कराने का एक छोटा सा प्रयास किया था और मैंने बताया था कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। आज का मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली वीडियो ली है और जिसका नाम है भारत की नदियाँ। सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है भारत की नदी और घाटियाँ। तो आज मैंने एक ही वीडियो में भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको लेने का प्रयास किया है। तो देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियां। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नदी का क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं करके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। भारतीय नदियों को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियां। यानी ऐसा माना जाता है मुख्यतः कि भारत में जो नदियों को बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। आपको पता ही है, एक तो हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां और एक नीचे भारत के प्रायद्वीप भाग में यानी प्रायद्वीप भाग से उत्पन्न या उद्गम होने वाली नदियां। तो भारत में नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की और प्रायद्वीप की। तो सबसे पहले जानते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय के अधिकांश नदियां 12 मासी है। इन्हें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिलाने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय की जो नदियां हैं वे 12 मासी हैं, अर्थात उनका जल वर्ष भर नहीं सूखता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। यह नदियां अपने पर्वतीय मार्ग व्यवस्था के साथ वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, जलप्रपात का निर्माण करते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलाकृतियां या समतल घटिंगा, गोकुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिका या डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सभी मुख्यतः बातें इसमें मानी जाती हैं। यानी सबसे पहले मैंने इसमें जो लिखा है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वे किस किस घटना या किस किस आकृति का निर्माण करती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय नदियाँ। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा जो विशाल अपवाह क्षेत्र वाली नदियाँ हैं वर्ष भर बहती हैं क्योंकि यह नदियाँ ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार, नदमुख, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा व ताप्ती के अलावा शरावती, मांडवी, ज्वारी, भरतपूजा, पेरियार तथा पंबा नदियां पश्चिम अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई है और प्रायद्वीप पठार की मुख्य नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पूर्व की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी नदियाँ किस ओर बहती है, तो वो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों, नदियाँ जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एस्चुरी का निर्माण होता है। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी आदि नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। यानी जो डेल्टा नहीं बनाती वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एग्जाम में आजकल क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाने लगा है कि जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं वे नदियाँ बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, जो डेल्टा बनाती है उनमें से एक को आप एस्चुरी वाली छांटनी होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी तथा ताप्ती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियां एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं। इनमें विसर्पण का अभाव होता है। तटीय नदियां विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियां अपेक्षाकृत कम लंबी हैं तथा इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौता के अंतर्गत 3 नदियां पूर्वी ब्यास, रावी, सतलुज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। यानी भारत और पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता है उसमें जो 3 नदियां हैं उनका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और जो अपने भारत में पड़ती हैं जैसे कि मैंने बताया व्यास, रावी, सतलुज, उनका 80% जल का उपयोग
भारत करेगा और सिंधु, चिनाब और झेलम इनका प्रयोग पाकिस्तान करेगा। अब देखते हैं कुछ प्रमुख नदियां। भारत के महत्वपूर्ण नदी तंत्र। भारत में नदियों के मुख्यतः 3 तंत्र पाए जाते हैं जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये इससे मिलकर बनी होती हैं। उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील यानी बोकारछू ग्लेशियर से है। लंबाई 2880 किलोमीटर और इसकी दाईं ओर से सहायक नदियां श्योक, काबुल और कुर्रम हैं। बाईं ओर से सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। यानी ये जो पंच नद जिसे बोलते हैं जो पंजाब में बहती है, ये इसकी बाईं ओर से सहायक नदी है सिंधु की। सिंधु जल समझौता मैंने बताया भी, पाकिस्तान जल अधिकार 3 नदियों पर और भारत का जल अधिकार इन 3 नदियों पर मैंने अभी ऊपर ही बताया है। नंबर 3 गंगा नदी तंत्र हो गया। गंगा का जो उद्गम है गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी समाप्ति बंगाल की खाड़ी में होती है और इसकी सहायक नदियां रामगंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, तमसा और महानंदा। ये माना जाता है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिसका उद्गम चेमा युंगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से होता है। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर होती है और भारत में 916 किलोमीटर ये बहती है। इसकी भी समाप्ति बंगाली खाड़ी में होती है। इसकी सहायक नदी धनसिरी, लोहित, दिहांग, देबांग, सुबनसिरी, मानस, पगलादिया ये सब होती हैं। और इस नदी को कहां पर क्या कहा जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो इस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में से मेघना कहा जाता है। कुछ प्रमुख नदियां और मैंने इसमें ऐड की हैं। सबसे पहले शॉर्टकट में मतलब शॉर्ट में इनको लिखने का प्रयास किया है। सिंधु मैंने बता ही दिया, तिब्बत मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से बोकारछू से निकलती है। ऊंचे पर्वतीय भाग श्योक, गिलगित, कुर्रम, तोची, कोमल दाहिने किनारे से तथा जास्कर बाएं किनारे से, मैदानी भाग में झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज में मिल जाती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है तथा हिमालय में अत्यधिक गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसका जलस्तर काफी बढ़ जाता है और यह अरब सागर में गिरती है दोस्तों। झेलम बेरीनाग झरने से निकलती है। किशनगंगा दाहिनी ओर से इसमें मिल जाती है। चिनाब लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे से निकलती है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास भी रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती है। सतलज राकस्तार झील से निकलती है। गंगा मैंने बताया गोमुख से ऊपर बताया निकलती है, ये शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मैंने पहले बताया मानसरोवर के चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। दामोदर पूछा जाता है, दामोदर कहाँ से निकलती है? दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख भी सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ ताकि ये कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। साबरमती राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है और गोदावरी पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र के विविध नाम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उत्तर बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं और जब ये गंगा से मिल जाती है ऐसे वहाँ पर पद्मा भी कहते हैं और जब दक्षिण बांग्लादेश में दोनों एक साथ मिल जाती है जमुना और पद्मा तो मेघना बन जाती है दोस्तों। तो इसके कुछ अन्य नाम थे, ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम थे। प्रायद्वीप अफवाह क्षेत्र देख लेते हैं। गोदावरी मैंने बताया नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, इसकी लंबाई 1465 है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, 1400 लंबाई है इसकी। और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। महानदी सिहापहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा जिस पर जमशेदपुर बसा हुआ है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है जिसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। और पेन्नार नदी कोलार कर्नाटक से निकलती है जिसकी लंबाई 557 किलोमीटर है। वैगई बड़ी प्रमुख नदी मानी जाती है क्योंकि इस पर मदुरई मंदिरों का शहर बसा हुआ है जिसकी लंबाई 258 किलोमीटर है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है, लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। ताप्ती मुल्ताई बैतूल जिले से निकलती है, 724 लंबाई है। माही विंध्य पहाड़ी धार से निकलती है जिसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। और माही वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। साबरमती मेवाड़ की पहाड़ी राजस्थान से निकलती है, लंबाई 371 किलोमीटर है। लूनी अरावली पहाड़ी से निकलती है, लंबाई 320। शरावती जिस पर जोगगढ़ सोप्पा जलप्रपात है शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है जिसकी लंबाई 128 किलोमीटर है। और पेरियार अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से निकलती है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी हैं ये मैंने घटते क्रम में लिया है, यानी बढ़ते क्रम में मान लीजिए। सबसे पहले
हम इसे आरोही क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा जल निर्वहन और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी, लंबाई 1465। इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो त्रंबक पहाड़ी से होती है। सहायक नदी, तो दोस्तों इसकी सहायक नदी बाणगंगा, कादवा, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालीपेरू, सबरी, नसारदी, दड़ना, परवरा, सिनपाना। ये परवरा वही है जिस पर दायमाबाद बसा हुआ है, मांजरा, मनेर, किन्नरा, सनी, और ये भी बंगाली खाड़ी में गिरते हैं। अब बात करते हैं गंगा। गंगा की लंबाई 2525 गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड भारत से। सहायक नदी महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन, महानंदा, ये भी अपना बंगाली खाड़ी में जल निर्वहन करती है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, दक्षिण में तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, मैंने बता ही दिया। इसका भी बंगाली खाड़ी में जल गिरता है। सिंधु 2900 किलोमीटर, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकट से निकलती है। सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है, इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है। ये इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये भी अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो दोस्तों बड़े ही शॉर्टकट समय में मैंने इन सभी नदियों में से निकलने का एक प्रयास किया है। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मुख्यतः जो फैक्ट के माध्यम से मैंने इसमें तैयार किए हैं, मैं सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप इसे बार बार वीडियो को देखिए ताकि एक क्वेश्चन नदी का इस वीडियो से बाहर ना जाए। दोस्तों अभी आज UPSSC ने पैट की जो है तिथि भी घोषित कर दी है। 28 या 29 अक्टूबर में हमारा यूपी पैट होगा। तो दोस्तों आज से अपना पूर्ण तैयारी में लग जाइए ताकि एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो ये वीडियो देखते रहिए बार बार, और जैसे ही सिलेबस पूरा होता है उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन भी कराने का एक छोटा सा प्रयास करूँगा। तो इसलिए थोड़ा जल्दी से सिलेबस को अभी कवर कीजिए ताकि बाद में अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ मिलूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, धन्यवाद।